नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी अपने सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं अपनी तैयारी की श्रृंखला में, और साथ में कंटेंट भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम सब ने एक रोड मैप बनाया है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ 3 दिन तक, उसके बाद एक लेक्चर पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे हम लोग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है, उसी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न, ये लेक्चर, ये सेशन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हायर का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। नेट में पढ़ रहे हो, पीजीटी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप टेट सुपर टेट में भी बैठ रहे हो, आप सबके लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। तो गंभीरता से सेशन को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, चैनल के साथ जुड़िए। आपका जुड़ाव मेरी जिम्मेदारी होगी और मैं उसे पूरी तरीके से निभान करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अधिगम अनुभवों को किस प्रकार निर्देशित किया जाना चाहिए, या अधिगम अनुभवों को निर्देशित जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? परामर्श के रूप में जाना जाता है, या अधिगम के रूप में, या निर्देशन के रूप में, या शिक्षण के रूप में। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि औपचारिक रूप से सभी प्रकार के अधिगम अनुभव हमें किस तरीके से मिलते हैं, हमें क्लास में टीचर के द्वारा ही दिए जाते हैं, अर्थात शिक्षण के रूप में हमें ये अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो कहते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रमित अधिगम की, प्रोग्राम्ड लर्निंग की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रोग्राम लर्निंग की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें लघुपद होते हैं, सक्रिय अनुक्रिया होती है, तत्काल फीडबैक होते हैं और उपरोक्त सभी। तो सारी बातें हैं, शॉर्ट आइटम्स होते हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। आप एक्टिवली रिस्पॉन्स कर पाते हैं और आपको तत्काल आपका प्रश्न सही है या गलत इसका फीडबैक मिल जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को एक सुनिश्चित चरण में विशिष्ट प्रकार की क्रिया सीखने योग्य बनाती है। हाँ, एक समय पर, एक विशिष्ट समय पर एक विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त करने की क्षमता आ जाना क्या कहा जाता है। तो इसे अधिगम के रूप में कहा जाता है, परिपक्वता के रूप में कहा जाता है, विकास के रूप में कहा जाता है, या वृद्धि के रूप में कहा जाता है। तो एक समय पर एक विशेष प्रकार की योग्यता सीखने में सक्षम हो जाना, वो क्या कहलाता है, परिपक्वता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लाभप्रद है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लाभप्रद है किसके लिए? प्लानिंग में, नियोजन में, परामर्श देने में, मूल्यों में, या उपरोक्त सभी में। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य इन सभी चीज़ों में लागू होता है। हम नियोजन के फील्ड में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, परामर्श में भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, मूल्यों के विकास में भी हमारे यहाँ अनुदेशन मिलता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य लाभप्रद होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT में कितने मतलब कार्ड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 40 तस्वीरें, 30 तस्वीरें, या 25 या 45। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में 30 कार्ड होते हैं। ठीक है, कितने कार्ड होते हैं? 30 या 31 कार्ड होते हैं, जो आधे एक सादा होता है जिसमें से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण किस शिक्षा प्रणाली में पाया जाता है। ये देखो नेट का क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इस लेक्चर से एक एग्ज़ाम नहीं, शिक्षा शास्त्र विषय संबंधित सभी प्रकार के एग्ज़ाम आपको इसमें से मिलेंगे। अब इससे पहले वो टेट में भी पूछा जाता है, उससे पहले वाला भी क्वेश्चन टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है। तो जितने भी लोग हो, कान खोलकर सुन लीजिए, एकदम गांठ बांध कर। मैं जो लेक्चर आपको मैं पढ़ाता हूँ उस पर पूरी मेरी रिसर्च एनालिसिस रहती है कि ये कहाँ कहाँ पर आपके लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी नहीं है तो मैं वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊँगा, भले कुछ दिन मैं ना पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, चलिए
स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण किस शिक्षा प्रणाली में पाया जाता है? यूके में, यूएसए में, या जापान में, या रूस में? तो स्थानीय शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक उपयोग यूके में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्न में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्र के बारे में बताइए, मतलब इसका गवर्नेंस कहाँ तक होता है? तो मुक्त दूरस्थ माध्यम अध्यापक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा दे सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन की अध्यापक शिक्षा, कला संगीत की शिक्षा। तो स्पेशल एजुकेशन में नहीं दे सकते ये। स्पेशल एजुकेशन का जो जितना भी गवर्नेंस है वो किसके पास है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई के पास है। और इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, शायद 90-92 ऐसा इसका अधिनियम है और इस तरीके से इसको पास किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के विशेष शिक्षा की, स्पेशल एजुकेशन की, ये कहे विशिष्ट बालकों की अध्यापक शिक्षा का संबंध किससे है? तो आरसीआई से है, एनसीटीई से नहीं है। चलिए, निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। बेमेल कौन है भाई? डीपीईपी। ठीक है, कौन है ये? डीपीईपी, आरएमएसए, ठीक है, आरयूएसए या एसएसए। तो जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और या सर्व शिक्षा अभियान। तो ये तीन जो हैं आरएमएसए, रूसा और एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी केंद्र प्रायोजित योजना है। और डीपीईपी जो है वो जिला स्तर पर लागू की जाने वाली योजना है। ठीक है, 1994 में आई थी। चलो अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय स्तर पर मेला के दर्शकों के सर्वेक्षण हेतु किस प्रकार की सैंपलिंग प्रोसेस सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कैसा लेवल है? नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल है मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा जो है वो किस पर है? लार्ज स्केल पर है। किस पर है? लार्ज स्केल पर है। कहाँ है? लार्ज स्केल पर है। तो लार्ज स्केल का अगर हमारे पास डेटा है और उसकी सैम्पलिंग के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम सदैव किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हम यूज़ करते हैं अगर वो है क्या नाम हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या है? रैंडम सैम्पलिंग में हम क्लस्टर का करते हैं या फिर यहाँ पर हम कोटा न्यायादर्श का प्रयोग करेंगे। क्लस्टर, ठीक है, कोटा न्यायादर्श का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, इसी क्वेश्चन का तो मैं कह रहा था ना कि एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, आगे आपको मिलेगा। मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि ये क्वेश्चन आगे आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था एक बार, संप्राप्ति माने अचीवमेंट है ना, और छात्रों के जेंडर के मध्य सह संबंध का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो अचीवमेंट है वो कैसा है? किसी का कोई भी मिल सकता है, एक फिक्स थोड़ा ना है कि सब 90-90 नंबर पाएंगे। तो जिन चरों का मान बदलता रहता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सतत चर। ठीक है, और ये क्या है? छात्रों का जेंडर जो है वो एकदम क्लियर है। ठीक है, जेंडर क्या ऐसा है? एकदम क्लियर है, या तो वो गर्ल होंगे या फिर वो क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? एक हमारा हो जाएगा चर कौन सा? पहला हो जाएगा सतत और दूसरा क्या हो जाएगा? वास्तविक द्विविभाजी। क्या हो जाएगा? दूसरा असतत यानी वास्तविक द्विविभाजी। ठीक है, जिसका मान हमें पॉइंट में मिल सकता है वो हमारे कैसे आ जाते हैं? सतत चर हो जाते हैं। और जो हमें जिनका मान पॉइंट में नहीं मिलेगा, फिक्स रहेगा, वो हमारे कैसे होंगे? असतत चर कहलाएंगे या द्विविभाजी चर हमने जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक कौन सा? एक सतत चर है और दूसरा वास्तविक द्विविभाजी है। इसके लिए हम किस कोरिलेशन का यूज़ करते हैं? किस कोरिलेशन का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं पॉइंट बाई सीरियल। इसका यूज़ करते हैं पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, पॉइंट बाई सीरियल कहाँ है? ये देखो लिखा है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन सतत और वास्तविक द्विविभाजी के लिए। चैनल के साथ अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल पर जुड़िए, आपको बिल्कुल आपके सफलता में, आपके अध्ययन में बिल्कुल सहायता मिलेगी। आपकी भी एक अगर आपको बिल्कुल यहाँ से कुछ लाभ मिल रहा है तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़कर जाइए
जुड़ेंगे आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आपको सफलता से संबंधित कंटेंट आपको मिलेंगे और उसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। अगला क्वेश्चन, फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा की समीक्षा कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? हाल फिलहाल में कौन सी आई है? JS वर्मा, KL बाली, GD चट्टोपाध्याय या वेद प्रकाश? तो वर्तमान समय में कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लगाइए JS वर्मा समिति। ठीक है, JS वर्मा समिति कब आई थी? JS वर्मा समिति जो याद होगा हमारे कुछ साथियों को, जब पहली बार सीटेट आया था, ठीक है, जब पहली बार सीटेट आया था, ठीक है, हम लोगों के ज़माने में, तो जब पहली बार सीटेट आया था तो उस समय बहुत कम परसेंट में लोग सीटेट पास हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था कि भैया क्या पढ़ा रहे हो कि ये बहुत कम परसेंट मतलब सीटेट पास कर पाए हैं। इसके लिए एक कमेटी गठित हुई थी जिस कमेटी का नाम था JS वर्मा कमेटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुदालियर आयोग को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन? तो जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ो बच्चों वाला सवाल मत पूछो। सेकेंडरी शिक्षा आयोग, ठीक है। आप जैसे विद्वान लोगों के सामने ऐसे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश देने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होगा? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। ये आपका प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। संप्राप्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण? बताओ कौन सा होगा? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? ये हमारा अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग हमेशा किसी भी विद्यालय में, मैंने बताया था एंट्रेंस टेस्ट के लिए, बताया था कि नहीं बताया था? एंट्रेंस टेस्ट के लिए किस टेस्ट का यूज़ करते हैं? हमेशा एप्टीट्यूड टेस्ट यूज होता है, अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई, निदानात्मक परीक्षण के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निम्नलिखित में से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो प्रतिशतांक, वैधता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता? तो ये तीनों ज्ञात की जा सकती हैं। परसेंटाइल यहाँ पर कुछ भी नहीं संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक अध्यापक निर्मित परीक्षण में क्या नहीं होता? बहुत जाहिर सी बात है, इसमें मानक नहीं होता, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मानकीकृत अध्यापक निर्मित परीक्षण को क्या कहते हैं? तो अध्यापक निर्मित परीक्षण को अमानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं। मैंने सैकड़ों बार आपको क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है। अमानकीकृत परीक्षण कहा जाता है क्योंकि टीचर को हर 15 दिन के बाद टेस्ट लेना है, तो कहाँ तक वो वैध विश्वसनीयता ज्ञात करने में लगता समय। एक टूल्स फॉर्मेशन में उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो काम, आसान काम थोड़ा सा नहीं होता, कठिन होता है, लंबा समय लेता है। इसलिए टीचर बेचारा रोज़ रोज़ कहाँ टेस्ट कराएगा, ठीक है। अच्छा, CCE कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? आपको मैंने सब पढ़ाया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किस पर आधारित है? अध्यापक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित है, या निष्पादन केंद्रित है? तो हम जानते हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है पूरी तरीके से। सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो वकालत है वो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टूल, कौन सा उपकरण, कौन सा टूल्स संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? तो असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, क्विज खेल या सत्रीय परीक्षा? तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसका इससे संबंध नहीं है। जो भी हमारे एनुअल एग्ज़ाम है वो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि दो समूहों के किसी लक्षण को क्रम आधारित मापक से मापा गया, दोनों समूहों की तुलना निम्न में से किससे की जाएगी? काई स्क्वायर टेस्ट से की जाएगी, एफ टेस्ट से की जाएगी, टी टेस्ट से की जाएगी या मीडियन टेस्ट से की जाएगी? तो साथियों एक बात समझ के रखो कि अगर डेटा आपको क्रमिक स्तर से मिला हुआ है, अगर हमारा क्रमिक स्तर से डेटा मिला हुआ है तो क्रमिक स्तर से प्राप्त होने वाले डेटा से हम किन किन स्टैटिकल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं? तो एक तो हम मध्यांक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? मध्य का अंक है, ये स्थिति सूचक मान है। हम प्रतिशतांक निकाल सकते हैं, जितने भी स्थिति सूचक मान हैं उससे हम ऑर्डिनल स्केल से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम काई स्क्वायर टेस्ट भी हम लगा सकते हैं। किससे? जब हमारा डेटा किस पर होता है? क्रम आधारित मापक में होगा। किताब में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। बुक लॉन्च हो चुकी है,
अच्छे से पढ़िए, आपको आपके लिए आपकी तैयारी में बहुत बारीक तरीके से आपको सारा डेटा इसमें मिल जाएगा। आप अभी चाहे पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे हायर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से शुरुआत करेंगे। शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन पुस्तक का नाम है, मैंने आपको एक वीडियो बनाया भी था इसका। समग्र इसलिए है क्योंकि सभी फिलॉसफी है इसमें, साइकोलॉजी है इसमें, मनोविज्ञान है इसमें कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस वजह से इसे क्या कहा गया, समग्र अध्ययन का नाम दिया गया है। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, हायर की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, बीएड, और अगर आप अभी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ही हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर खरीदिए। और ये आपके जो आपका दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाएगी, और आने वाले समय में आप पहले प्रयास में, मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप पहले प्रयास में आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे अगर आपने उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रुटि उत्पन्न होती है जब एक शून्य परिकल्पना गलत तरीके से स्वीकृत कर ली जाती है। तो शून्य परिकल्पना अगर गलत थी और उसे हमने स्वीकार कर लिया तो हम जानते हैं बीटा एरर होती है, या इसे हम टाइप 2 एरर कहते हैं। जब शून्य परिकल्पना गलत प्रकार से स्वीकृत हो जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, टाइप 2 एरर कहलाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि समूह में क्या है, 120 छात्रों की उपलब्धि का मध्यमान क्या कहलाता है। ठीक है, हाँ 19 ये हो गया। समूह में 120 छात्रों की उपलब्धि का कोई समूह है जिसमें से हमने सिर्फ कितने लिए हैं, 120 छात्र लिए हैं, और इनके हम उपलब्धि का मध्यमान ज्ञात कर रहे हैं, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक, और उस जो हम न्यायादर्श से लेते हैं, जो हम जनसंख्या से लेते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, सांख्यिकी। मानव मुख्यतः सभी अनुभव प्राप्त करता है किससे, अधिगम से, बाह्य वातावरण से, घर से, या प्रत्यक्ष इंद्रिय संपर्क से। तो हम सभी जानते हैं मानव मुख्यतः प्रत्यक्ष इंद्रिय संपर्क से सभी प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन बढ़िया है। एनसीटीई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एएन महेश्वरी थे, जेएस राजपूत थे, सर्वेंदु थे, या एसके पांडा जी थे। तो हम सभी जानते हैं जेएस राजपूत एनसीटीई के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। एनसीटीई की स्थापना कब हुई है, 93 में इसे संवैधानिक अधिनियम पास हुआ और 95 में इसकी स्थापना की गई एनसीटीई को। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं कि जो सीरीज है वो आप शिक्षा शास्त्र वाले हैं, चुपचाप चला करके कान में लगा लीजिए और सुनते रहिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन ये एकदम समझ लीजिए रामबाण दवा है, सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाइए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, 100% फ़ायदा होगा। ठीक, और जब फ़ायदा होगा उसके बाद मुझे बताइएगा। भावात्मक पक्ष के उदय, और कई लोगों ने फ़ोन किया है कि दवा काम आई है। भावात्मक पक्ष के कितने घटक हैं, 5, 6, 7 और 8। तो हम जानते हैं भावात्मक पक्ष में हमारे कितने घटक हैं, हमारे 5 घटक हैं। कौन कौन से हैं, पहला क्या है हमारा रिसीविंग है ना, इसको क्या कहते हो, आग्रहण। दूसरा क्या है हमारा अनुक्रिया, जिसे बोलते हो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। ठीक, और उसके बाद क्या है वैल्यूएशन, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुमूल्यन बोलते हैं। 3 हो गए। चौथा क्या है ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। ठीक, और चौथा कौन सा है हमारा कैरेक्टराइजेशन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वाभाविकरण। तो ये हमारे 5 हैं। ये किस में होते हैं, ये हमारे किस में होते हैं, भावात्मक पक्ष में होते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष हैं। और हमारे भावात्मक पक्ष में कितने पाए जाते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर IIE नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पर नहीं है। तो मैसूर में है, भोपाल में, भुवनेश्वर में है, जयपुर में नहीं है। ठीक है, जो टू द पॉइंट है उनको टू द पॉइंट पढ़ो, आगे बढ़ो। जहाँ समझना है उसको हम लोग समझेंगे। विद्यालयी प्रणाली, स्कूल सिस्टम की संदर्भित बाधाओं को पूर्व उजागर करना किसका घटक है। तो प्रणाली अभिकल्प का, प्रणाली मूल्यांकन का, प्रणाली विश्लेषण का, या प्रणाली क्रियान्वयन का। तो ये है प्रणाली विश्लेषण का, सिस्टम एनालिसिस का ये एक पार्ट है जो विद्यालय प्रणाली से संबंधित बाधाओं को दूर करने का काम करती है। वह कौशल जो कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग करता है क्या कहलाता है।
तो ये नियोजित पुनरावृत्ति कहलाती है, उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है, या व्याख्यान। या तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने का अगर प्रश्न होता, ध्यान केंद्रित करना अगर कहा जाता तो व्याख्यान कौशल होता। और क्या पूछा गया है, ध्यान, क्या पूछा गया है, ध्यान आकर्षित करना पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न का जवाब होगा उद्दीपन परिवर्तन। हम पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, बच्चे थोड़ा बोर होने लगे, हमने क्या किया, बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। तो हमने अपना क्या किया, चेंज कर दिया पढ़ाने का थोड़ा सा फॉर्मेट, तो जिससे बच्चों का ध्यान जो है वो क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, आकर्षित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है किसके लिए? समस्यात्मक बालकों के लिए, प्रतिभाशाली, मंदगति, तो सबके लिए होता है। विद्यालय निर्देशन एवं परामर्श का कार्यक्रम तो हम सबके लिए आयोजित करते हैं। काउंसलिंग और गाइडेंस हम सबके लिए करते हैं, ये कोई अलग विशेष योजना नहीं होती। हाँ, हमारा तरीका अलग अलग होता है। अब आता है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किसका घटक है? अध्येता समर्थन सेवा, अध्यापक समर्थन सेवा, या पाठ्य वितरण, या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो ये कैसा है, ये है लर्नर, ये क्या है, लर्नर सपोर्ट सिस्टम है। क्या है, लर्नर सपोर्ट सिस्टम है। विद्या मंदिरों में ये बहुत पाया जाता है, ठीक है। वहाँ के आचार्य जो हैं वो हर शाम को किसी न किसी बच्चे के घर चाय पीने जरूर जाते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, अध्येता समर्थन सेवा या लर्नर सपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक प्रभावी शिक्षण है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण है, सूक्ष्म क्रिया शिक्षण प्रशिक्षण है, या मूल्यांकन आधारित शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक सूक्ष्म क्रिया यानी जो पार्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म क्रिया शिक्षक प्रशिक्षण है। सीधी बात तो ये क्या है, प्रशिक्षण है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम टीचिंग स्किल्स को सिखाते हैं। एक एक टीचिंग स्किल का हम एक एक लेक्चर बना देते हैं। आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल के साथ जुड़िए, आपको जुड़ने से ज़रूर फ़ायदा होगा। 110% आपके सिलेबस का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। स्वाधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तकनीकी कौन सी है? स्वाधिगम में, ठीक है, सेल्फ स्टडी में शैक्षिक तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, या फिर आपका अनुदेशनात्मक तकनीकी या अनुदेशनात्मक प्रारूप। तो हम जानते हैं कि अनुदेशनात्मक तकनीक का जो संबंध है वो किससे है, ठीक, या अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है, स्व अधिगम से है या सेल्फ स्टडी से है। अपने हम आवश्यकता के अनुसार या अपनी व्यवस्था के अनुसार हम अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को पढ़ते सीखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा, पढ़ा और जानने का प्रयास किया, ठीक, किस प्रकार से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आगे भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, कंटेंट पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने अध्ययन को एक मजबूती के साथ प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की